लेक्चर में हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था और जिसके माध्यम से इस चैप्टर में यूज होने वाले जितने सारे भी डेफिनेशन वाले टर्म्स थे उन सारे टर्म्स को हमने पढ़ा था। आज उसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और आज के जो टॉपिक्स हैं इस टॉपिक्स के साथ हम उसको यहाँ पर देखते हैं। सबसे जो पहला टॉपिक है वो है आपका ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है वो इस बात को रिप्रेजेंट करता है यदि आप किसी भी स्पीसीज में मेल और फीमेल को डिफरेंशिएट कर पाते हैं तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं। और आप जानते हैं कि ह्यूमन में आपको सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। ह्यूमन जो होते हैं आप उसे दो भागों में बांट सकते हैं, एक ह्यूमन मेल और एक ह्यूमन फीमेल कह सकते हैं आप। तो आज हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग जो है आगे फीमेल के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पर ये बात स्पष्ट हो चुकी है, इस टॉपिक के माध्यम से आप केवल उन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी कर पाइएगा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम केवल और केवल किससे रिलेटेड है, वो आपको केवल और केवल मेल से रिलेटेड है। तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये एक प्रकार का ऑर्गन सिस्टम है। ये एक प्रकार का क्या है, ऑर्गन सिस्टम है। आपने पढ़ा होगा ग्रुप ऑफ ऑर्गन जो होते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गन जो किसी एक पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं वो आपस में कंबाइन होकर के एक ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक टाइप का ऑर्गन सिस्टम है, इसका मतलब है ये कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्गन के मिलने से बना होगा और इसी ग्रुप ऑफ ऑर्गन को हम लोग कहते हैं यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पहला पॉइंट है यहाँ पर हम आज के जो ये जो लेक्चर है आपका, इस लेक्चर में हम क्या किए हैं, कुछ थोड़ा सा परिवर्तन लाए हैं। अभी तक का जो लेक्चर हुआ करता था उसमें हम या तो रिटन का काम, जो राइटिंग का काम होता था वो नहीं किया करते थे या थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हम लिख के दिया करते थे। तो अब आज का जो लेक्चर है उस लेक्चर के माध्यम से हमने क्या किया, जितने सारे टर्म्स हैं उन सारे टर्म्स को हमने पहले से पेन डाउन कर रखा है ताकि ये जो वीडियो लेक्चर हो शॉर्ट ड्यूरेशन का हो। थोड़ा सा होता क्या है कि लिखने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, टाइम ज्यादा स्पेंड होता है, इसलिए हमने क्या किया है पहले से हमने इसे लिख के रखा है और उसी के माध्यम से हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है इसके अंतर्गत कुछ स्ट्रक्चर्स आते हैं और इन्हीं स्ट्रक्चर के मिलने से रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। इसमें से जो पहला स्ट्रक्चर है दैट इज स्क्रोटम। पहला जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, स्क्रोटम है। सेकेंड स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एज टेस्टिस, इसको लोग टेस्टिस कहते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पर स्क्रोटम के सामने में एक लिखा हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत केवल और केवल एक स्क्रोटम आते हैं। उसके बाद लिखा हुआ टेस्टिस की जो संख्या होती है ह्यूमन मेल में कितनी होती है, तो 2 होती है। और हाँ ध्यान रखिएगा TES ये सिंगुलर नंबर को रिप्रेजेंट करता है और TES ये प्लूरल फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद का जो पार्ट्स है उसकी हम बात कर लेते हैं। उसका जो बाद का पार्ट्स है वो है आपका एपिडिडाइमिस। फिर एपिडिडाइमिस के बाद का जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट के बाद का जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा जहां ओपन होता है इसके माध्यम से बॉडी के आउटसाइड ओपन होता है दैट इज कॉल्ड एज पेनिस। और पेनिस के बाद फिर हमने यहाँ पर क्या लिखा है, कुछ एसेसरी ग्लैंड्स को लिखा है और इन एसेसरी ग्लैंड्स के माध्यम से ही रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को हेल्प मिलता है। यहाँ पर ये ऐसे एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स के अंतर्गत कंसीडर किए जाते हैं, इसलिए आप इसको इस वे में भी लिख सकते हैं कि एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। इसके अंतर्गत आपको जो है 3 तरह के ग्लैंड्स आपको देखने को मिलते हैं, है ना। और इन तीनों ग्लैंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे आगे वाले क्लास में। जो सबसे पहला जो ग्लैंड्स है दैट इज कॉल्ड एज सेमिनल वेसिकल्स। फर्स्ट जो ग्लैंड है दैट इज कॉल्ड एज सेमिनल वेसिकल्स। सेकंड जो है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है और थर्ड है आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, या इसी को हम लोग एक और भी नाम से जानते हैं दैट इज कॉल्ड एज कॉपर्स ग्लैंड, दैट इज कॉल्ड एज कॉपर्स ग्लैंड्स। ये तीनों जो ग्लैंड होते हैं ये मेल के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होते हैं, एसेसरी ग्लैंड्स कंसीडर किए जाते हैं। तो हम अभी हमने क्या देखा इस टॉपिक के माध्यम से, यहाँ पर आपने जितने सारे स्ट्रक्चर्स देखा है इन सारे स्ट्रक्चर्स के आपस में कंबाइन होने से क्या होता है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन होता है।
और अब हम क्या करते हैं, इन तमाम टॉपिक्स को बारी बारी से हम क्या करते हैं, सिलसिलेवार तरीके से पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज स्क्रोटम। जो सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा वो क्या होगा, स्क्रोटम होगा। तो हम लोग स्क्रोटम के बारे में स्टडी करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं स्क्रोटम के बारे में। सबसे पहले आप इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। हालांकि हम रेगुलर क्लास में ऑफलाइन क्लास के माध्यम से भी हम आपको जो है सारे डायग्राम्स के बारे में भी हम आपको बता चुके हैं, लेकिन यहाँ कुछ हम आपको अलग तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, आपका एक आपको पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना। और ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर सिचुएटेड होता है और इसमें एक जोड़े टेस्टिस जो होते हैं कवर्ड होते हैं। इसमें एक जोड़े टेस्टिस पाए जाते हैं। और हाँ, आपने देखा होगा यहाँ पर क्या होते हैं, एक लाइनिंग आपको दिखता है। यदि हम एक्सटर्नल फॉर्म से देखें, इसको हम बाहरी रूप से देखें, यहाँ पर एक क्या होता है, लाइनिंग होता है और जो कि डार्क होता है, पिगमेंटेड होता है, दैट इज कॉल्ड एज रेफी। इसको लोग रेफी के नाम से जानते हैं, RAPHE, रेफी के नाम से जानते हैं लोग इसको, ठीक है। और यदि हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, आखिर कैसे इसमें जो टेस्टिस होता है वो किस तरह से लोकेटेड होता है, इसकी भी बात करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, ये जो आपको दोनों दिख रहा है ओवल शेप स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज टेस्टिस। इसको हम क्या करते हैं, टेस्टिस करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, टेस्टिस करते हैं। वन पेयर ऑफ टेस्टिस ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत जो होता है वन पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होता है। यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अब देखिए आप, इसके बाद देखिए ये टेस्टिस है और टेस्टिस का जो आउटर पार्ट यहाँ पर आपको दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एज एपिडिडाइमिस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एपिडिडाइमिस कहते हैं। जहाँ पर स्पर्म जो होते हैं स्टोर रहते हैं, या स्पर्म को वहां पर क्या मिलता है, एक लोकेशन मिलता है जहाँ की वो क्या कर सके, स्टोरेज की फॉर्म में रह सके। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टेस्टिस और जो एपिडिडाइमिस है उसके आसपास, उसके पास में ही एक कैविटी है, एक खाली स्पेस है। इस स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, वेजाइनल कैविटी कहते हैं। यहाँ पर आपको जो होता है एक स्क्रोटम के इनसाइड में आपको दो सैक देखने को मिलता है, दो सैक वाला स्ट्रक्चर देखने को मिलता है और प्रत्येक सैक में क्या होता है, एक एक टेस्टिस पाया जाता है। आप इसी में यहाँ से देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको दो चेम्बर या दो सैक लाइक स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा होगा, दैट इज स्क्रोटल सेल। इसको हम क्या कहेंगे, स्क्रोटल सेल कहते हैं। अब देखिए इसके ठीक बाहर जो होता है कुछ मसल्स होता है स्क्रोटल सेल के पास, जिसको हम बोलते हैं डार्टरोज मसल्स। डार्टरोज मसल का क्या फंक्शन होता है, ये स्पर्म को क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, ये कांटेक्ट करने में है, स्क्रोटम को कांटेक्ट करने में या फिर उसमें रिलैक्सेशन लाने में क्या होता है, रिस्पांसिबल होता है। और ये सबसे उसका आउटर मोस्ट पार्ट स्किन होता है स्क्रोटम का, दैट इज कॉल्ड स्किन। अब यहाँ पे एक टर्म और आपको दिख रहा है स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड में क्या होते हैं, तीन तरह की चीज में आपको देखने को मिलते हैं। इसमें आपको आर्टरीज, वेन्स और नर्व्स आपको देखने को मिलता है। ये तीनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, स्पर्मेटिक कॉर्ड बनता है ना। इस डायग्राम के माध्यम से हम और भी पढ़ेंगे, इस डायग्राम को एक बार फिर से बताएंगे। सबसे पहले हम आते हैं इधर के पॉइंट्स पर। इधर के जो पॉइंट्स हैं, जो पहला जो टॉपिक है आपका दैट इज कॉल्ड एज स्क्रोटम। इसको हम क्या करते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। और स्क्रोटम जो होता है आप जानते हैं ये क्या होता है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक थैलीनुमा संरचना होता है जिसका कवरिंग जो होता है काफी डीपली पिगमेंटेड होता है, काफी गहरे रंग का होता है ना। ये जो होते हैं एब्डोमिनल जो कैविटी होता है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर आउटसाइड अवस्थित होते हैं, पाए जाते हैं। और इसमें आपको दो सैक लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है और इसी सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं स्क्रोटल सैक। दिस इज कॉल्ड एज स्क्रोटल सैक, दिस इज कॉल्ड एज स्क्रोटल सैक। इसमें जो होता है दो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, दो कैविटी आपको देखने को मिलता है, दो चैम्बर देखने को मिलता है, इसको लोग क्या करते हैं, स्क्रोटल सैक कहते हैं। और प्रत्येक सैक में क्या होता है, एक टेस्टिस आपको देखने को मिलता है। यदि स्क्रोटल में दो सैक है, इसका मतलब है इसमें आपको दो जो है आपको टेस्टिस देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं स्क्रोटम के टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। हमारे बॉडी का जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन क्या बॉडी के हर पार्ट्स का, प्रत्येक पार्ट्स का टेम्परेचर इतना ही होता है? तो सवाल आता है नहीं, यहाँ इसका जो आंसर आता है वो आता है नहीं। बॉडी के हमारे कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिसका टेम्परेचर क्या करता है, डिफरेंट होता है बॉडी के, नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर से। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि जो
स्क्रोटम का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो कम होता है नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर से, है ना। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटम इज अबाउट 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस देन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। अब सवाल आता है कि हमारे बॉडी के हर एक पार्ट्स का जो इंटरनल टेम्परेचर होता है वो एवरेज उसका कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन यदि हम बात कर लेते हैं स्क्रोटम की, स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है वो आपको 34.5 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है टेम्परेचर। अब सवाल आता है इतना ही टेम्परेचर क्यों होता है, आखिर ऐसा क्यों सिस्टम है हमारे बॉडी में। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो टेम्परेचर होता है ये टेम्परेचर एसेंशियल माना जाता है, आवश्यक माना जाता है। किस लिए आवश्यक माना जाता है कि जो डेवलपिंग स्पर्म्स होते हैं या फिर जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है वो उसके लिए आइडियल टेम्परेचर माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस, स्पर्म फॉर्मेशन का प्रोसेस इसी टेम्परेचर पर होता है और डेवलपिंग स्पर्म को इतना ही टेम्परेचर चाहिए। इसीलिए क्या होता है इसका टेम्परेचर जो होता है स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है नॉर्मल बॉडी की टेम्परेचर से क्या होता है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। तो आइए इसके बाद का जो टर्म है ये कह रहा है कि देखिए जब बॉडी होता है चिल्ड होता है, जब बॉडी में ठंडक महसूस होती है, बॉडी पूरा कोल्ड स्टेज में आ जाता है, तब उस कंडीशन में क्या होता है कि जो स्क्रोटम के जो मसल्स होते हैं आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं और दोनों टेस्टिस को आसपास ले आते हैं। When body is chilled, the smooth muscles contract and brings testis closer to the pelvic cavity. इससे क्या होता है जब बॉडी के हर एक भाग को पूरा चिलनेस फील होता है तो स्क्रोटम क्या होता है आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके पेल्विक कैविटी के साथ ऊपर वाला जो पेल्विक कैविटी या एब्डोमिनल कैविटी के पास जो रीजन होता है पेल्विक कैविटी उस कैविटी के साथ ये अटैच हो जाता है। इससे इसको बेनिफिट क्या मिलता है जो बॉडी का जो रेस्ट पार्ट है उस रेस्ट पार्ट से क्या करता है हीट गेन करता है ताकि स्पर्म जो हो ज्यादा चिल्ड नहीं हो जाए, ज्यादा और उसको ठंडक नहीं पहुंच पाए, स्पर्म डिस्ट्रॉय नहीं हो पाए। इसलिए क्या होता है यहाँ पर ये पेल्विक कैविटी के साथ अटैच हो जाता है, ये भाग यानी कि और भी ऊपर जाकर के कॉन्टैक्ट करके और भी भाग क्या होता है अटैच हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं ये जो होता है इसलिए होता है ताकि स्पर्म क्या हो सके डिस्ट्रॉय नहीं हो सके, स्पर्म डिजेनरेट नहीं कर सके, स्पर्म सर्वाइव कर सके। स्पर्म को मेंटेन रखने के लिए क्या होता है ऐसा प्रोसेस होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोजर रहता है pelvic cavity and absorbs the heat from the rest of the body parts। अब स्क्रोटम में क्या होता है यदि हम बात कर लेते हैं जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का पीरियड होता है, जब कोई मदर जब कोई माँ प्रेग्नेंट होती है तो उस स्टेज में जो आप जानते हैं गेस्टेशन जो पीरियड होता है वो होता है आपका 9 मंथ्स का। लेकिन जब 7वां महीना आता है तो एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। 7वें महीने से पहले क्या होता है स्क्रोटम जो होता है वो एब्डोमिनल कैविटी में होता है, लेकिन 7वें महीने के बाद जो होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के फेज में ही 7वें महीने के बाद जो होता है स्क्रोटम वो बॉडी के आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड आ जाता है, बाहर आ जाता है और ये सदा के लिए फिर क्या होता है एब्डोमिनल कैविटी और जो टेस्टिस होते हैं आपस में जुड़े हुए रहते हैं एक कैनाल सिस्टम के माध्यम से और इस कैनाल को हम लोग कहते हैं इंग्विनल कैनाल। दिस इज कॉल्ड एज इंग्विनल कैनाल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्विनल कैनाल बोलते हैं। यहाँ पर हम इसी चीज को लिखा है स्क्रोटम रिमेन्स कनेक्टेड विद द एब्डोमेन और पेल्विक कैविटी बाय द कैनाल दैट इज नोन एज इंग्विनल कैनाल। तो हमेशा ध्यान रखिएगा स्क्रोटम जो होता है एब्डोमिनल कैविटी या पेल्विक कैविटी से क्या होता है जुड़ा हुआ होता है एक कैनाल के माध्यम से और इस कैनाल को हम लोग बोलते हैं इंग्विनल कैनाल बोलते हैं। क्या बोलेंगे इंग्विनल कैनाल बोलेंगे। अब आइए यहाँ पर हमने क्या किया है एक डिफरेंट कलर से हमने आपको एक चीज लिखा है दैट इज स्पर्मेटिक कॉर्ड। ये स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या होता है आइए स्पर्मेटिक कॉर्ड जो होता है ये बना होता है किससे बना होता है यहाँ लिखा हुआ है स्पर्मेटिक आर्टरीज भेंस एंड नर्व्स। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है स्पर्मेटिक कॉर्ड बनता है और ये तीनों आपस में जो होते हैं बाउंडेड होते हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं विद कनेक्टिव टिश्यू के साथ और ये क्या होते हैं पासेज इनटू टेस्टिस, फिर टेस्टिस में जाते हैं थ्रू इंग्विनल कैनाल। अब इसी चीज को यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। अब देखिए डायग्राम करने बाद फिर से फोकस करते हैं। हमने जैसा कि आपको बताया कि स्क्रोटम जो होता है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें आपको 2 सैक देखने को मिलता है, 2 पाउच लाइक 2
बैग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। जो चैम्बर्स होते हैं दैट इज कॉल्ड एज स्क्रोटम सैक, और प्रत्येक सैक में एक एक टेस्टिस आपको देखने को मिलेंगे। टेस्टिस का जो आउटर पार्ट होता है यहाँ पर एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस और जो होते हैं टेस्टिस, इसके पास एक कैविटी होता है दैट इज कॉल्ड एज वैजाइनल कैविटी। इसके बाद फिर क्या होता है, हमने आपको बताया कि जो टेस्टिस के जो बाहरी पार्ट में जो मसल्स होते हैं उस मसल्स को हम लोग कहते हैं डार्ट्रोस मसल्स, यानी कि जब बॉडी को चिलनेस फील होता है तो जो टेस्टिस होते हैं आपस में कांटेक्ट करके एक दूसरे के पास आ जाते हैं। तो इस कॉन्ट्रैक्शन में जो मसल्स हेल्प करता है इस मसल्स को हम लोग कहते हैं डार्ट्रोस मसल्स। फिर देखिए यहाँ पर क्या आता है, इस दोनों सैक को अलग अलग करने वाले एक थीका है, एक सेप्टम है दैट इज कॉल्ड एज स्क्रोटल सेप्टम या सेप्टल स्क्रोटम, सेप्टल स्क्रोटम या स्क्रोटल सेप्टम बोलते हैं इसको हम लोग। उसके बाद फिर क्या होता है, यहाँ पर देखिए कि ये जो आपको पार्ट यहाँ पर दिख रहा है, रेड कलर का पार्ट, ब्लू कलर का पार्ट और उसके बाद ब्लैक कलर का पार्ट, ये जो तीनों होते हैं यहाँ पर आपको आर्टरीज जिसके माध्यम से बॉडी के हर एक पार्ट्स को प्योर ब्लड पहुंचता है, वेन्स जिसके माध्यम से बॉडी के हर एक पार्ट से इम्प्योर ब्लड को हार्ट तक लाया जाता है। इसके अलावा नर्व्स यानी कि न्यूरॉन्स, ये तीनों क्या होते हैं आपस में कंबाइंड रूप से एक साथ क्या होते हैं, एक नर्व सिस्टम से जुड़े होते हैं, और तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है इसी कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलेंगे, स्पर्मेटिक कॉर्ड बोलेंगे। तो ये आज का आपका स्क्रोटम था। हम एक बार फिर से इस चीज को रिकॉल कर देते हैं, आप इस चीज को एक बार फिर से समझ लीजिए और पेन डाउन कर लीजिएगा ताकि आप इजी वे में और भी अच्छी तरीके से समझ पाए। तो आज हमने बताया आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके अंदर कुछ हमने स्ट्रक्चर को देखा और ये सारे स्ट्रक्चर मिल करके ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को फॉर्म करते हैं। उसके बाद फिर हमने आपको स्क्रोटम के बारे में बताया। स्क्रोटम के बारे में हमने आपको बताया ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसमें 2 टेस्टिस आपको देखने को मिलता है। इसका जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है एवरेज बॉडी के टेम्परेचर से क्या होता है 2 से 2.5 सेल्सियस कम होता है। एम्ब्रायो डेवलपमेंट के पीरियड में जब 7वें महीने आते हैं तो 7वें महीने के दौरान ये जो टेस्टिस होते हैं एब्डोमिनल कैविटी से बाहर आ जाते हैं और ये सदा के लिए तब फिर क्या होते हैं एक कैनाल सिस्टम के माध्यम से जुड़े होते हैं जिसको हम लोग इंग्विनल कैनाल बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंग्विनल कैनाल। उसके बाद फिर क्या होता है कि जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन 37 डिग्री सेल्सियस से कम होता है टेस्टिस यानी कि स्क्रोटम का टेम्परेचर। कितना कम होता है 2 से 2.5 सेल्सियस। ये कम क्यों होता है, क्योंकि इसी टेम्परेचर पर स्पर्म बनने की प्रोसेस हो पाते हैं। उसके बाद फिर हमने आपको बताया कि जो डेवलपिंग स्पर्म होता है इसको यही टेम्परेचर चाहिए, ये टेम्परेचर होता है आइडियल टेम्परेचर माना जाता है। और फिर हमने आपको बताया जब बॉडी को क्या होता है चिलनेस फील होता है, तो उसके बाद फिर क्या होते हैं सारे जो मसल्स होते हैं स्क्रोटम के आपस में कांटेक्ट होकर के टेस्टिस को पास लाने का प्रयास करते हैं। और उसके बाद फिर स्पर्मेटिक कॉर्ड में आपको आर्टरीज, वेन्स और नर्व्स पाए जाते हैं, तीनों मिलकर के आपस में स्पर्मेटिक कॉर्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो दैट्स इनफ फॉर टुडे। टिल देन टेक केयर, बी हेल्थी एंड बी सेफ। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ।